तो फील्ड रिपोर्टिंग में मैं आया था क्योंकि बेहतरीन वही है जर्नलिज्म के अंदर सबसे बेहतर चीज़। जो लोग नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने के लिए आते हैं, क्या उन्हें आप जानते हैं? उसमें उन्होंने मुझे जब डिस्करेज किया और तो मैं इनकरेज हो गया। मैं किसी और के साथ काम कर नहीं सकता और उन सारों को अब काम करने की आदत रही नहीं है। पाकिस्तान के 95% मीडिया ने एक जिद लगा ली है कि हम सब ने मिलकर एक आदमी को गिराना है। इस मुल्क के अंदर बहुत खिलवाड़ हो गया, अब इस मुल्क को चलने दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ज़बरदस्त। आप ठीक हैं? जी जी, कुछ अहम सवालात करेंगे आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में। आपने शुरुआत की थी सहाफ़त की फील्ड रिपोर्टिंग से और तब पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया का आगाज़ था, तो रिपोर्टिंग से टीवी शो होस्ट करने का सफ़र कैसा था आपका? अच्छा, ये जो मैं जब आया था तब मीडिया ठीक ठाक बूम में था, बल्कि उस वक्त मीडिया फूल रहा था, बड़ा हो रहा था, नए चैनल्स आ रहे थे। मेरे मीडिया में आने से पहले 3-4 चैनल्स थे। एक जियो था, ARY था, एक आज था, ये टीवी चैनल पहले थे। 3 चैनल तो मुझे अच्छी तरह याद है। और बाद में जब हमने काम शुरू किया तो एक्सप्रेस से मैंने शुरू किया था, तो दुनिया टीवी आया, समा टीवी आया, फिर बोल टीवी आया, GNN, बेशुमार टीवी चैनल बाद में आए। तो वो मीडिया उस वक्त फल फूल रहा था, ज़्यादा चैनल्स आ रहे थे। ये वो टाइम था जब मैंने शुरू किया था। तो फील्ड रिपोर्टिंग में मैं आया था क्योंकि बेहतरीन वही है जर्नलिज्म के अंदर सबसे बेहतर चीज़। तो वहाँ मैं काम करता रहा थोड़ा अरसा और मुझे एक दिन किसी की डांट की वजह से या किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि उसकी वजह से, एक वाक़या है इसके पीछे, कि मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद प्रोग्राम करूँगा। अजीब सही वाक़या। अभी इस वक्त चले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जी जी, अब सुनना चाहेंगे ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं। वो हुआ ये था कि मैं रिपोर्टिंग करता था तो मेरे पास पॉलिटिकल बीट थी। जी, मैं पंजाब असेंबली को भी कवर करता था, साथ में मुझे ये PMLN की बीट मेरे पास थी, नून लीग की, और इनके हवाले से जितने भी इवेंट्स होते थे वो मैं कवर करता था। कोई नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, शहबाज शरीफ करे या कोई और लोग, जितनी इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी मैं उसको देखता था। वो एक दिन ये हुआ कि हमारे एक दोस्त हैं, जियो में रिपोर्टर थे, वो उन्होंने एक मियां नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू करने के लिए हामिद मीर साहब गए, तो वो साथ चले गए। तो उन्होंने साथ जाके एक छोटा सा इंटरव्यू उन्होंने भी कर लिया, 2 सवाल पूछ लिए। तो मुझे मेरे चैनल वालों ने कहा कि क्योंकि ये लोग उस वक्त देखते थे, जियो एक बड़ा चैनल था, तो उन्होंने कहा जी कि आपने ये क्यों नहीं किया। तो वो उन्होंने फ़ायदा उठाया कि वो हामिद मीर के साथ गए थे। तो मैंने उनसे बात की, नून लीग वालों से, उन्हें मैंने कहा जी कि आप मुझे भी मौका दें और नवाज शरीफ से 2 सवाल मैं भी करूँगा। तो उन्होंने मेरे से वादा किया जी ज़रूर देंगे। अब मैं उनको वक्तन फ़वक्तन याद दिलाता था और 1-2 मरतबा इस तरह की और वाक़यात हुए तो मैंने उनको याद दिलाया। तो एक दिन क्योंकि मैं रब्ता करता था परवेज़ रशीद से, नवाज शरीफ के लिए मीडिया मैनेजमेंट सारी उस दौर में, मरीम नवाज तो बहुत बाद में आई, उस दौर में नवाज शरीफ के लिए मीडिया मैनेजमेंट सारी की सारी परवेज़ रशीद साहब किया करते थे। तो एक दिन मैं यहाँ कलमा चौक के पास एक सड़क है, वहाँ से मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था और मैंने वहाँ एक जगह पे रुक के उन्हें कॉल किया और मैंने उन्हें कहा जी कि आपने वादा किया हुआ था, अब आप बताइए। तो उस दिन शायद वो गुस्से में थे या किसी अजीब मूड में थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम अपने आप को देखो और तुम उन लोगों को देखो। भाई ये जो लोग नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने के लिए आते हैं, क्या उन्हें आप जानते हैं वो किस लेवल के लोग हैं? वो टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने 6-7 चैनल होस्ट जो हैं उनके नाम ले लिए और 6-7 लोगों के नाम लिए, 2 उनमें ख़वातीन के नाम लिए और 5 उन्होंने मर्दों के नाम लिए। मुझे सारे नाम अभी भी याद हैं। और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो अपने टीवी चैनल पे 1-1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, वो प्रोग्राम के होस्ट हैं, तो इसलिए हम उनको मौका देते हैं और हर एक को हम मौका नहीं दे सकते। अच्छा, उस दिन मेरे दिमाग में आया कि, और बड़ा उनका रूड बिहेवियर था, जैसे आप ये कहें कि किसी को कोई डांटता है। तो उसमें उन्होंने मुझे जब डिस्करेज किया और तो मैं इनकरेज हो गया और मैंने उस दिन अपने दिल में फ़ैसला किया कि नहीं, अब मैंने ना नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना है। ऐसे ही जहन में एक बात आ गई कि यार ये बदतमीज़ी है और ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। तो मैंने अपने अंदर, ये तो नहीं कि नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना, लेकिन मुझे ये दिमाग में आया कि मैं एक एंकर बनूंगा और मैं प्रोग्राम करूंगा अपना। ये बात है सन 2009 की, 8-9 की बात है। 8 के एंड की है या 9 के शुरू की है, ये तब की बात है। तो तब मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपना प्रोग्राम करूंगा। इस वाक़े ने मुझे करेज दी, इस वाक़े ने मुझे वजह दी
एक प्रोग्राम शुरू करने की, और मैं लगा रहा और जो पहला प्रोग्राम मेरा हुआ वो अगस्त 2012 में हुआ। यानी इतना टाइम मुझे लग गया, लगभग 3-3.5 साल मैंने कोशिश की, और उसके बाद मुझे एक प्रोग्राम मिला और वहाँ से फिर मैं क्लिक किया और फिर मुझे लगातार प्रोग्राम मिलना शुरू हो गए। मैं और मेरी टीम 2013 का इंतखाब कवर कर रहे थे और इलेक्शन के लिए हम लोग घूम रहे थे पूरे पाकिस्तान में। स्वात में, दरियाए स्वात के किनारे हमारी गाड़ी चल रही थी और हम स्वात का एरिया देख रहे थे कि यहाँ पे किसका पलड़ा भारी होगा, किसका हल्का होगा। तो उस बीच में मुझे टेलीफोन कॉल आई परवेज़ रशीद साहब की, और मैंने इस बीच में उनसे रब्ता नहीं किया। अब उनका खुद कॉल आया मुझे, मैंने कॉल उठाया, मैंने कहा जी सर। कहते वो मियाँ नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि आपको एक इंटरव्यू दें और आप आ सकते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं आ जाऊँगा इंटरव्यू करने के लिए। तो मैंने वहाँ पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके, मैंने बल्कि नवाफिल अदा किए, मैंने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का। इसलिए नहीं कि मैं नवाज शरीफ का इंटरव्यू कर रहा था, इसलिए कि जिस शख्स ने मुझे ये वजह दी और जिस शख्स के रवैये ने मुझे ये वजह दी कि मैं अपने आप को एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेकर आऊँ, उसी शख्स ने मुझे कॉल करके कहा कि उसी शख्स का इंटरव्यू कर लो आके। तो ये मेरे लिए एक बड़ा मज़े की चीज़ थी। अगर परवेज़ रशीद के अलावा कोई और कॉल करता तो मुझे इतना मज़ा ना आता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत बड़ी है, वो आपको वजह देती है आगे निकलने की। आपको सिर्फ पहचानना होता है अपने आप को कि आप ये कर लेंगे। अगर मैं ये सोचता कि मेरे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं अल्फाज की अदायगी नहीं कर सकता और यहीं पे हार मान जाता 2008-9 में, तो मैं 2012 में कभी प्रोग्राम शुरू नहीं कर पाता। मैंने 4 साल 3 साल इसकी प्रैक्टिस की, इसके साथ लगा रहा। लोगों को शायद ऐसे ही देखकर लगता है कि ये आगे सामने बैठ के बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, हर आदमी के पीछे एक कहानी होती है। तो ये मैंने पहली दफ़ा बताया कि परवेज़ रशीद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ और उनकी बड़ी मेहरबानी। अगर उस दिन वो मेरे साथ बदतमीज़ी ना करते तो शायद मैं ऐसा ना होता। सर ये आपकी ही बात पकड़ूंगी मैं, जिस तरह हम कहते हैं कि आपकी टीम का बहुत बड़ा हाथ है, बड़ी तारीफ़ करते हैं आप उनकी, तो क्या वजूहात है? और आप ये भी सुना जाता है कि आपकी टीम बड़े अरसे से आपके साथ ही है। अच्छा, मेरी टीम चेंज ही नहीं हुई, पहले दिन से वही है। मैं पूछना चाह रही हूँ, वो जो 14 अगस्त वाला प्रोग्राम था ना, वो जिन्होंने करवाया था वही अभी ये भी करवा रहे हैं। तो सर ये वाला इंटरव्यू भी वही रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि उन्हें कोई लेता नहीं है या आप उन्हें छोड़ते हैं? नहीं, वो हम सारे ख़राब हो गए हैं। मैं किसी और के साथ काम कर नहीं सकता और उन सारों को अब काम करने की आदत रही नहीं है। जी सर मैं मजाक कर रहा हूँ। वो एक्चुअली हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा, एक हमारा ऐसा हो गया, यानी मुझे बोलना नहीं पड़ता और वो समझ जाते हैं, और उनको कुछ कहना नहीं पड़ता और मुझे समझ आ जाती है। तो हम अब एक दूसरे की आंखों को भी समझते हैं, एक दूसरे की बातों को भी समझते हैं, और हमें एक दूसरे का आइडिया भी है। एक दूसरे के फ़ायदे को अपना फ़ायदा समझते हैं, एक दूसरे के नुकसान को अपना नुकसान समझते हैं। तो ये ताल्लुक़ आपका बड़े अरसे के बाद बनता है। हमें आपस में काम करते हुए, हम लोग 2008 से इकट्ठे काम कर रहे हैं सब लोग। अब हमें काम करते हुए लगभग 15 साल हो गए हैं। अब एक नया आदमी आएगा, उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो हमारी टीम है, इसके अंदर आने का रास्ता है, बाहर जाने का नहीं है। तो जो भी आया वो फिर इधर ही रह गया। वैसे भी मेरे फादर भी ये कहते हैं कि तेरे साथ जो लोग काम करते हैं तो उन्हें ख़राब कर देता है। जी सर, आपके बारे में कहते हैं, इल्ज़ाम है आप पे कि आप पीटीआई प्रो हैं, क्या कहेंगे? अब मैं उनको, पीटीआई के लोगों को भी बात ये गलतफहमी हो जाती है। इससे पहले मेरे ऊपर एक और इल्ज़ाम भी था जी। आपको याद होगा, मेरी कुछ फ़ोटो वायरल होती थी जिसमें मेरे सर के ऊपर फौजी टोपी पहनाई होती थी, इधर स्टार लगाए होते थे, इधर मेडल्स। तो वो लोगों को लगता था मैं फ़ौज का आदमी हूँ। अब लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला आपको आजकल लगता है, ये भी एक वक्त आएगा कि आपको मैं पूछूंगा कि अब आपको लगता है, तो आप कहेंगी नहीं लगता। तो सर होता ये हुआ ये है मेरे साथ। मैं थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें, हुआ ये है इसमें कि ये जो सारा एक शिफ्ट आया ना, इसमें ये तो एक सिनेरियो ऐसा बन गया कि पाकिस्तान के 95% मीडिया ने एक जिद लगा ली है कि हम सब ने मिलकर एक आदमी को गिराना है और उस आदमी की बात भी नहीं सुननी। तो मैंने ये जिद लगा ली कि ये 95% लोग जो ज्यादती कर रहे हैं, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, बल्कि मैं इनको काउंटर करूंगा। मैं वो आवाज़ जो जिसको ये दबाना चाह रहे हैं उसको और ज़ोर से बोलूंगा, और ज़ोर से। ये जिद है और कुछ नहीं है। 95% मीडिया की जिद है। उन्होंने पूरी कोशिश करके एक आवाज़ को दबाना है। आपको तो बड़े थ्रेट्स आते होंगे, जिस तरह पिछले साल आपके लिए 2022 बहुत मुश्किल था। आप पे दर्जनों के हिसाब से मुकदमात हुए, आपको जेल भी जाना पड़ा मुश्किल मुल्की हालात की वजह से। आप एक फैमिली मैन माने जाते हैं, तो जान जाने का डर नहीं लगता? अच्छा देखो बच्चे, ये जो थ्रेट्स होते हैं ना जी, इनसे खौफ नहीं उतना फैलता जितना दुख फैलता है जी।
देखिए, अगर कोई बाहर वाला आपको डराए धमकाए या खौफजदा करने की कोशिश करे ना, तो आप थोड़ा सोचते भी हैं कि ये मारेगा या मुझे अपने आप को बचाना है। जब कोई अपना मारना चाहे ना आपको, और वो आपको तकलीफ़ दे और आपको मारे और आपको मारने की कोशिश करे और आपको धमकाए या थ्रेट करे, तो उसमें खौफ से ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपको बुरा लगता है। मैं इस कैफियत में रहा हूँ, यानी मुझे ये लगता था कि मुझे मार कौन लोग रहे हैं। जो लोग मुझे मार रहे हैं, मैं उन्हें गाली भी नहीं देना चाहता, मैं उन्हें आगे से मारना भी नहीं चाहता, और मैं उनकी ज़िंदगी की दुआ भी करता हूँ, क्योंकि मेरे अपने लोग हैं। तो वो अपना वो कहते हैं ना, अपना मारेगा तो वो जो है ना वो छाँव में पाएगा। इस तरह भी कोई वो मिसाल ऐसी बनी हुई है कि अपना मारेगा तो छाँव में ढालेगा। तो यहाँ पे तो वो भी हिसाब नहीं रहा। तो दुख ज़्यादा होता है इसका, डर से ज़्यादा। और दूसरी बात ये देखिए, फैमिली मैन बच्चे सिर्फ मेरे तो नहीं है ना, इस मुल्क में कितने सारे बच्चे हैं, बेशुमार बच्चे हैं। या तो मैं जर्नलिस्ट ना होता, मैं ये काम ना करता, तो मैं कहता ठीक है, मैं मेरे बच्चे मेरी फैमिली अलग। अब मेरा काम ही एक ऐसा है, उसके अंदर अगर मुझे एक चीज़ ठीक लग रही है तो फिर मुझे उसको ठीक कहना है, गलत लग रही है तो फिर मुझे उसे गलत कहना है। इस पाकिस्तान के साथ बहुत मजाक हो गया, मजाक करने वाले भी हमारे अपने लोग ही थे। मैं उनसे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं उन्हें ये कहता हूँ कि बस कर दो, अब इस मुल्क को चलने दो। आप लोगों ने इसके साथ बहुत तमाशा कर लिया, इस मुल्क के अंदर बहुत खिलवाड़ हो गया, बड़ी अजीबोगरीब और घटिया किस्म की यहाँ पे तदबीरें की गई हैं। जब दिल किया रजीम चेंज कर दिया, अब इस मुल्क को चलने दिया जाए। अपने बारे में कोई ऐसा वाकया सुनाए, अपना फैन मोमेंट सुनाए जो आपको याद रह गया और अभी तक आपको भूलता नहीं। अभी क्या, थोड़ी देर पहले का जी, यानी रोज़ ही होता है कुछ ना कुछ। मैं अभी चला गया अपने घर वालों के साथ खाना खाने के लिए, मैं भूखा वापस आ गया और बाकी सबने खा लिया। वहाँ मुझे कुछ लोग मिल गए, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं, सारों ने खाना खा लिया। एक आंटी आई मेरे पास, तो उन्होंने ना मुझे पकड़ा मेरे बाजू से, तुझे पता है, तुझे पता है। तो मैंने कहा जी मुझे नहीं पता आंटी, बताएं। तो उन्होंने कहा तुझे पता है मैंने तेरे लिए 10 रोज़े रखे हैं। तो मेरे तो पैरों में से जान निकल गई, इतनी बुजुर्ग खातून है, अपने लिए नहीं रख सकती, वो मेरे लिए रोज़े रखे उन्होंने 10। तो ये कुछ इस तरह की बातें होती हैं। एक और आंटी आई मेरे पास, मैं पैसे मांग रहा था वो सैलाब मुतासरीन के लिए, तो वो आई, उन्होंने आकर मुझे कहा कि तूने मुझे मुसीबत डाली हुई है। मैंने कहा मैं अच्छा, मैं याद कर रहा हूँ कि मैं कब मिला था आंटी को, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो मुझे कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए ना, जब तुम पकड़े गए तो मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अगर ये बच के आ गया और सही सलामत जल्दी बाहर आ गया तो मैं सारी ज़िंदगी नफल पढ़ूंगी। मैंने कहा फिर, कहती फिर तू बाहर आ गया। वो अब मुझे रोज़ नफल पढ़ने पड़ते हैं। तो वो जैसे कुछ शिकवा नहीं करता, कहती फिर तू सचमुच बाहर आ गया। तो मैं उन्होंने कहा जी कि मैं अब कनाडा में रहती हूँ, मैं वहाँ रोज़ तुम्हारे नफल पढ़ती हूँ। और वो इतनी कमिटमेंट की पक्की थी आंटी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगर वो सुन रही हैं तो मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। कमिटमेंट की वो इतनी पक्की थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं कनाडा से फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान आ रही थी, तो मैंने आने से पहले जो रात थी उस दिन मैंने 2 दफ़ा नफल पढ़े कि मेरी अगले दिन फ़्लाइट है तो वो मिस हो जाएंगे, तो कहीं रह ना जाएँ तो मैं पहले पढ़ दूँ। तो इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं, अच्छे भी हैं, हंसने वाले भी हैं, बच्चों के बड़े वाक़यात हैं। एक मुझे राणा साहब होते हैं हमारे साथ, मेरे साथ सीनियर है सबसे, तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि एक बच्चा है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता आवाज़ के ऊपर, जब उसके घर वाले उसको बुलाते हैं या बात करते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही आपका वीलॉग चलता है उनके घर में तो वो फ़ौरन आ जाता है और वो उसको ना सिर्फ सुनता है बल्कि आपसे बातें करता है। तो आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके, उनकी फैमिली ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि एक वीडियो वो रिकॉर्ड करके आप दे दें, तो वो बच्चा क्योंकि आपके साथ यूज़ टू है तो वो आप उसका नाम लें, उसको पुकारें, उससे बातें करें, तो वो एक वीडियो हमें दे दें, हम उससे बातें करवाएंगे। तो मेरे लिए बड़ा अजीब था। फिर मैं भी खाना खाने गया हुआ था, तो वहाँ पे एक खातून एक बच्ची को लेकर आई मेरे पास, छोटी सी को, और मिरहा गालिबन उसका नाम था बच्ची का। तो उन्होंने कहा जी इसको आप गोद में लेकर एक तस्वीर बना लें। वो बच्ची बातचीत नहीं कर रही थी, मैंने उसको गोद में लिया, तस्वीर बनाई। तो उस बच्ची के गालिबन नाना थे या कोई मामू थे, वो बड़ी उम्र के थे, खातून से बड़े थे। वो आए मेरे पास और उन्होंने मुझे बताया कि हमारी बच्ची रिस्पॉन्ड नहीं करती, हम उसको बुलाते हैं या ये करते हैं, नहीं करती। तो
ये हम लोगों के पास वहाँ पे कनाडा में, वो कनाडा से आए हुए हैं, उन्होंने कहा जी हमारे घर में बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, उस पर हम आपका वीलॉग लगाते हैं जी। तो कहते हैं ये उसके सामने आकर ना अपनी वॉकर पे आके वहाँ खड़ी हो जाती है और आपके साथ रिस्पॉन्ड करती है, बात करती है, तो ये आपकी आवाज़ को पहचानती है। तो मैंने उस बच्ची को करीब करके ना, तो जिस तरह मैं वीलॉग में बोलता हूँ मैंने वैसे उससे बात की, तो वो बच्ची एकदम मुझे ढूंढना शुरू हो गई कि ये किधर है, ये आवाज़ मुझे आ रही, वो उसको मेरी आवाज़ से थोड़ा सा वो फेमिलियर है। तो इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात हैं, मुझे कई चीज़ें मुझे बड़ी याद रह जाती हैं ऐसी, और बेशुमार हैं, रोज़ होती हैं। सर शिकार का बहुत शौक है आपको, क्या वजह है इसके पीछे, किसके ये शौक पैदा? नेचर में जाने के लिए, नेचर में जाने के लिए, यानी वो शिकार आपको ले जाता है, क्योंकि ये बर्ड्स और एनिमल्स जो है वो खूबसूरत तरीन जगहों पे रहते हैं जी। बेहतरीन जगहों पे रहते हैं, और ये बेहतरीन टाइमिंग पे बाहर आते हैं, तो वो उस जगह पे वो एरियाज बहुत खूबसूरत और अच्छे लग रहे होते हैं और बड़े सेहत अफजा मुकाम होते हैं, वो बड़ी अच्छी जगह होती हैं जहाँ पे ये, मिसाल के तौर पे मुझे एक दिन चैलेंज किया दोस्तों ने, हमने एक शिकार प्लान किया 2019 में जी। और वो हमने चित्राल में प्लान किया, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे एक एरिया, उसका नाम है अवीर, अरकरी एक गांव है, वहाँ से आगे एक एरिया उसको कहते हैं अवीर। जी जी। वो कोई 14,000 फीट उसकी हाइट है जी। और वहाँ पे कोई -20 -30 टेम्परेचर हो जाता है सर्दी में, जी। और उस साल रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही थी। जी। तो मैंने वहाँ पे 29 दिसंबर को आईबेक्स का शिकार खेला था जी। और 2 रातें मैं वहाँ पे एक इग्लू के अंदर रहा था। जी। तो वो अब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि एडवेंचर तो नहीं था, वो कुछ और ही था। सर हम अगले सवाल की तरफ आते हैं और थोड़ा पॉलिटिकल सवाल पे आ जाते हैं। इलेक्शंस के बारे में क्या ख्याल है आपका? इलेक्शंस की, जी। इलेक्शंस एक आईनी प्रोसेस है जी। और अपने मुकर्ररा वक्त पे होने चाहिए। जी। अगर तो मुद्दत पूरी हो रही हो तो फिर 5 साल के बाद होने चाहिए, अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाएं तो फिर 90 दिन के अंदर होने चाहिए। इस मरतबा पाकिस्तान का इलेक्शन बहुत अहम होने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि इस इलेक्शन में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि एक फोर्स अकेली खड़ी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस उसके मुकाबले में खड़ी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जी। और हैरत अंगेज तौर पे जो लोगों का अपना वेट है, लोगों ने उस पलड़े में डाला जहाँ पे एक आदमी खड़ा है। जी बिल्कुल। 1 वर्सेस ऑल का मुकाबला। जी, क्या देखते हैं पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में कि ये किस तरफ मोड़ लेगा? जिस तरह हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस तरह वो आपस में ही झगड़े करने लगी हुई हैं, उनको तो मुल्क का कोई ख्याल ही नहीं है। क्या देखते हैं आप इसको, आने वाले वक्तों में क्या होगा? देखें, मेरे लोग अगर फैसला करेंगे तो फिर फैसला ठीक होगा। तो आपको लगता है लोगों को मौका पाकिस्तानियों ने कभी गलत फैसला नहीं किया। आप देखें, इंटरेस्टिंग बात, जी जी 1947 जी इन लोगों ने फैसला किया, फैसला लोगों के हाथ में आया, बेहतरीन फैसला हो गया। जी 1965 जी फैसला लोगों के हाथ में आया, जी फैसला ठीक हो गया। जी उसके बाद जब फैसला लोगों के हाथ में आता रहा, जी लोग ठीक फैसला करते रहे। जी जब लोगों के ऊपर बात आई, लोगों ने बात संभाल ली। जी ये लोग बड़े समझदार हैं पाकिस्तानी, और ये ठीक फैसले करते हैं, बात को संभालते हैं। लेकिन जब लोगों का फैसला नहीं सुना गया, तब तक पाकिस्तान का नुकसान हुआ। ऐसे ही है। 71 में लोगों की बात नहीं सुनी गई, हमने उसका नुकसान उठाया। हमारी यूथ को क्या पैगाम देंगे जो इस दफ़ा वोट कास्ट करेंगे? मेरा पहला तो गुजारिश तमाम नौजवानों से ये है कि तगड़े हो जाएं और अपने आईडी कार्ड्स बनवा लें। जी जितने लोग भी 18 साल के हुए हैं, उनका आईडी कार्ड और वोट रजिस्टर्ड ज़रूर होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक नौजवान भी अपना वोट ज़ाया ना करे, क्योंकि इस दफ़ा आपने खाली वोट नहीं डालना, आपने जो आपकी टक्कर ली हुई है उसका आपने हिसाब भी चुकता करना है। तो ज़्यादा विजिलेंट हो जाएं, आपका एक वोट भी कीमती है हर नौजवान का। बहुत Thank you. शुक्रिया आपका हमें कीमती बहुत टाइम शुक्रिया। देने के लिए।